हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैब। तो आप सब लोग जानते हैं कि अक्टूबर 2023 में जैब का एग्जाम कंडक्ट होगा और आपके 4 सब्जेक्ट्स होंगे। तो हम आज बात करेंगे प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग की। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जैब एग्जाम में जो सबसे ज्यादा लेंथी है और जिसकी बुक है वो भी बहुत बड़ी है। 55 चैप्टर्स हैं, बहुत से टॉपिक्स हैं और कुछ बहुत सी टेक्निकल चीजें आ जाती हैं, क्रैमिंग करने वाली चीजें आ जाती हैं। तो अगर आप ये बुक पढ़ने बैठ जाते हैं मैकमिलन वाली पूरी की पूरी, तो फिर इसको करने में तो आपको 6 महीने भी लग सकते हैं कि आप उसको पढ़े जा रहे हैं फिर भी आप अपने सब्जेक्ट में कंफर्टेबल नहीं हुए हैं। तो हमें 100 नंबर तो लेने नहीं है, हमें तो वो बैरियर क्रॉस करना है 50 मार्क्स का। तो हम एक टॉपिक लिस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे कि अगर आप पूरी बुक ना पढ़ के सिर्फ बुक में से इन टॉपिक्स को कवर कर लें अच्छे से, तो फिर आप आराम से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। पीपीबी में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एक हवा सा बन गया है कि पीपीबी तो बहुत मुश्किल है, बहुत लंबा सब्जेक्ट है, कैसे कवर करेंगे। तो हम ये टॉपिक लिस्ट डिस्कस करेंगे और आराम से आप कंफर्टेबली खुद से पढ़ के भी इसे कवर कर सकते हैं। तो पहले आते हैं मॉड्यूल ए पे, जर्नल बैंकिंग ऑपरेशन पे। इसमें है बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप को लेके जो अलग अलग रिलेशनशिप्स दिए हुए हैं कि डेटर क्रेडिटर, क्रेडिटर डेटर का रिलेशनशिप बैंक और कस्टमर में कब क्रिएट होता है, लेसर लेसी का, बेलर बेली का, ये रिलेशनशिप कब क्रिएट होते हैं, ऐसे जितने भी पॉइंट्स हैं इसके अंदर वो कवर करने हैं आपको। ये कंपैरेटिवली इजी चैप्टर है। इसके एंड में टेबल दिया हुआ है, इस चैप्टर के एंड में टेबल दिया हुआ है, उस टेबल को आप अच्छे से कर लीजिए। तो काफी सिंपल है इसे कवर करना। तो सबसे पहले इसमें ये कवर करेंगे। फिर एएमएल केवाईसी गाइडलाइंस का जो चैप्टर है उसमें से पीएमएमएलए एक्ट के बारे में आपको पढ़ना है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग के जो बेसिक्स हैं वो आपको देख लेना है कि मनी लॉन्ड्रिंग का क्या मतलब है, उसमें क्या स्टेजेस हैं। और इसमें चैप्टर में एक रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन दे रखी है कि कब कब जो एंटिटीज हैं उन्हें रिपोर्टिंग करनी है। तो ये वाली चीजें आपको इस चैप्टर में कवर करनी है। छोटी छोटी डिटेल्स चाहे ना करिए, लेकिन इन दोनों के अंडर जो कवर होता है वो जरूर करना है आपको। फिर ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ केवाईसी में जो केवाईसी के बेसिक्स हैं और इंडिविजुअल की केवाईसी कैसे होती है, वो बहुत सारा जो दिया हुआ है कि कंपनी में क्या होता है, उसमें क्या होता है, अलग अलग एचयूएफ में क्या होता है, वो आप नहीं भी कवर करें तो चलेगा। लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल वाले पे आपको ज्यादा ध्यान देना है कि उसकी केवाईसी में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कि कस्टमर ड्यू डिलिजेंस क्या होता है और ओवीडी कौन से रिक्वायर्ड है, तो ये आपको कवर करना है। फिर है ओपनिंग अकाउंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कस्टमर। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग के ही 2-3 पेजेस में दिया हुआ है कि इंडिविजुअल्स अकाउंट खोल सकते हैं, नहीं खोल सकते, ज्वाइंट, इलिटरेट, ब्लाइंड और माइनर्स को लेके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। उसके बाद पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये लोग अकाउंट्स खोल सकते हैं, उसको लेके क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो पूरा आगे आपको कवर करने की जरूरत नहीं है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, कोऑपरेटिव वगैरह, वो सब आप स्किप कर सकते हैं इसके अंदर। इन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि जो बाकी का मैं छोड़ने के लिए बोल रही हूँ उसमें से आएगा नहीं पेपर। फायदा ये है कि इन्हीं टॉपिक्स को कवर करके हमारा जो पर्पस है वो सर्व हो जाएगा। अब आप 15 पेज पढ़ें और उसमें से एक क्वेश्चन भी ना आए, और एक क्वेश्चन आए भी तो ऐसा आए जो बहुत मुश्किल हो, जैसे याद ही करना मुश्किल है, तो इसीलिए वो हमें चीजें स्किप कर देनी है। फिर है ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स। इसमें जो ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस हैं जॉइंट अकाउंट्स की, जिसमें आता है आइदर और सर्वाइवर वाला, है ना, फॉर्मर और सर्वाइवर वाला, कि अगर एक जॉइंट अकाउंट है तो उसको ऑपरेट कैसे किया जाएगा, ये कवर करना जरूरी है। इसके अलावा अटैचमेंट ऑर्डर्स, कि आपका अगर गार्निशी ऑर्डर पास होता है तो उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अटैचमेंट ऑर्डर पास होता है क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, उतना पार्ट आप इसमें कवर कर लीजिए। आगे आता है ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ हैंडलिंग कैश, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कवर करना है आपको इसके अंदर से। आगे पीछे जो एक्स्ट्रा दिया हुआ है वो मत करिए। और जो लिस्ट में चैप्टर्स ही मेंशन नहीं है तो इसका मतलब है वो चैप्टर ही स्किप करना है आपको पूरा का पूरा। ठीक है। बैंकर स्पेशल रिलेशनशिप में मैंडेट क्या होता है, और पावर ऑफ अटर्नी, राइट ऑफ लियन बैंक का, और राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन, ये हमें करना है। आप ये देखेंगे बुक में राइट ऑफ लियन और अप्रोप्रिएशन 2-3 बार मेंशन होता है, तो एक ही बारी में पढ़ लेना, उसको बार बार नहीं पढ़ना है कि हर चैप्टर में से पढ़ रहे हैं। काफी बार आपको ये रेपिटेशन दिखेगी इस बुक के अंदर। फिर फॉरेक्स रेमिटेंस फैसिलिटीज फॉर इंडिविजुअल्स, इसमें से आउटवर्ड रेमिटेंसेस को लेके जो अलाउ कौन सा है, कौन सा प्रोहिबिटेड है, स्पेशली जो प्रोहिबिटेड वाली लिस्ट है ना इसके अंदर, कि आउटवर्ड रेमिटेंसेस में क्या क्या प्रोहिबिटेड है,
वो आपको कवर करना है, और लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम आपको कवर करनी है। इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा, और काफी सिंपल भी है। इसमें भी काफी चीजें आउटवर्ड रेमिटेंसेज और एलआरएस में मिक्स ही हो जाती हैं, तो ये आपको कवर करनी है। उसके बाद ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ एनआरआई बिजनेस, इसमें एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर और एसएनआरआर अकाउंट्स हैं, इन्हें कवर करना है कि ये अकाउंट्स क्या पर्पस सर्व करते हैं। फिर आता है फॉरेन करेंसी अकाउंट्स फॉर रेजिडेंट्स, इंडिया में जो रेजिडेंट्स हैं उन्हें फॉरेन करेंसी के लिए अकाउंट्स ओपन करने हैं, तो कौन कौन से अकाउंट्स अलाउड हैं, तो उसमें भी जो अकाउंट्स की लिस्ट है उसे आपको पढ़ना है। ओके, अगर कोई पॉइंट बहुत टेक्निकल आ जाता है, ठीक है, जैसे एक टर्म आ जाता है कि मार्जिन कॉल्स के लिए पैसे भेजना अलाउड नहीं है, अब ये नहीं, अब आपको इसमें ये ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है, ज्यादा घुसना नहीं है कि मार्जिन कॉल्स क्या होते हैं, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं, वो पेपर में पूछा ही नहीं जाएगा। तो स्किप करने का आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कहाँ कितना स्किप करना है आपको। फिर है पेमेंट एंड कलेक्शन ऑफ चेक्स एंड अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें ऑब्वियसली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, वो आपको कवर करना है। फिर पेइंग एंड कलेक्टिंग बैंक की क्या ड्यूटीज हैं, इसमें से केस स्टडीज आने के क्वेश्चन है, इसे आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। एंडोर्समेंट के टाइप्स क्या होते हैं, क्रॉसिंग के क्या टाइप्स होते हैं, और अगर चेक डिसऑनर हो जाए तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारा कुछ नहीं पढ़ना है, स्पेसिफिक चीजों पे जाना है। ये ऐसा चैप्टर है जिसमें रटने की जरूरत नहीं है, इसको आप समझेंगे क्योंकि आप लोग तो ये सब चीजों के साथ रेगुलरली डील करते हैं, तो आप लोगों के लिए समझना आसान है कि क्रॉस चेक क्या होता है, क्रॉसिंग क्या होती है, क्योंकि आप तो ये सब चीजें रोज देख रहे हो। ये वाला आपको समझ के करना है, हो जाएगा आराम से। फिर एंसिलरी सर्विसेज में डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, बैंकर्स चेक क्या होता है, और लॉकर को लेके जो दिया हुआ है। अब इस चैप्टर में मेल ट्रांसफर दिया हुआ है, टेलीग्राफ ट्रांसफर दिया है, ये आज के जमाने में यूज नहीं होता, तो इसको स्किप कर दो। तो आप डिमांड ड्राफ्ट और बैंकर्स चेक, लॉकर, इन चीजों पे आपको फोकस करना है, लॉकर के रिलेटेड जो दिया हुआ है। ओके, उसके बाद है ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ अ बैंकर एंड कस्टमर्स राइट, इस चैप्टर में से करना है कि टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप कैसे हो सकता है बैंक और कस्टमर का, और BCSBI के जो कोड्स हैं उन्हें आपको एक बार देख लेना है कि कोड कौन बनाता है, और बेसिक 2-4 चीजें देख लो। MSME वाला थोड़ा सा देख लेना इसमें से, इसमें जो MSME वाला पोर्शन है उसके लिए जो कोड्स हैं वो भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड RBI इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम, इसमें हल्का सा बस देखना है आपको कि बैंक अपने लेवल पे क्या करता है जब कंप्लेंट आती है, डेज वगैरह, अपील वगैरह का देख लेना, पूरा डिटेल में नहीं जाना है। और ऑम्बड्समैन स्कीम तो आपको करनी पड़ेगी, बेसिक्स करने हैं इसकी, बहुत ज्यादा एक एक लाइन नहीं देखनी है, आपको क्रक्स देखना है कि ऑम्बड्समैन क्या करता है और अपील कहाँ कर सकते हैं, कितने दिन में कर सकते हैं, इस टाइप से आपको पढ़ना है। ये भी इजी चैप्टर है। उसके बाद है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एक तो आपको एक टर्म है प्रोडक्ट लाइबिलिटी, इसको देखना है। फिर आपको जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, कि ये काउंसिल होता है, काउंसिल क्या करता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी क्या करती है, और फिर अगर मेरा 10 लाख का केस है, अगर मेरी कोई डिफेक्टिव पीस निकलता है, कोई कुछ मैं खरीदती हूँ 10 लाख का है, तो वो किसके पास जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास, स्टेट कमीशन के पास, या फिर नेशनल कमीशन के पास। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस चैप्टर को एक बार देख लीजिए, ये भी काफी इजी है, कुछ ऐसा टेक्निकल टर्मिनोलॉजी नहीं दिखेगी आपको इसके अंदर ज्यादा, तो वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो और कुछ भी नहीं करना है इसमें, तो आप एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट, नेशनल और स्टेट कमीशन देख लो। ओके, तो वो प्रोसीजर नहीं पढ़ना है कि आप जब कंप्लेंट करते हो फिर स्टेट कमीशन क्या करता है, वो प्रोसीजर्स में नहीं जाना है, उनकी पावर्स पे आपको फोकस करना है। फिर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, इसमें PIO कहाँ असाइंड होते हैं, पब्लिक अथॉरिटी का क्या मतलब है, और अपील्स कहाँ पे की जा सकती है, इन चीजों को आपको देखना है। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में हम इंफॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी से डिमांड कर सकते हैं, तो पब्लिक अथॉरिटी की क्या डेफिनेशन है वो सब आपको यहाँ पे देखना है। बी मॉड्यूल में प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडिंग में टाइप्स ऑफ बोरोवर्स कौन से होते हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज कौन सी अवेलेबल है, फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड, वो आपको इसमें देखना है। अप्रेजल एंड असेसमेंट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज में जो सिर्फ डेफिनेशंस हैं उन पे आप फोकस कीजिए, पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। फिर ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लोन अकाउंट्स, इसमें जो कॉमन लोन प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है। ये वो चीजें हैं जो आप काफी अपनी रियल लाइफ में देखते रहते हैं, तो कॉमन लोन प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ना है।
फिर टाइप्स ऑफ कोलेटरल्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला जो टॉपिक है, एलटीवी रेशियोज जो दे रखी हैं, और नेचर ऑफ चार्ज क्रिएटेड, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। डिफरेंट मोड्स ऑफ चार्जिंग सिक्योरिटीज में ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पढ़ना है। और फिर एनपीएस और स्ट्रेस एसेट्स, इसमें एसेट का क्लासिफिकेशन देखना है कि एसेट एनपी कब बनती है, स्ट्रेस एसेट कब बोला जाता है उसको, लॉस एसेट कब बोला जाता है। फिर टेबल दिया हुआ है एसएमए वाला, विलफुल डिफॉल्टर्स वाला, इन दोनों के जो टेबल्स दिए हैं वो कवर कर लो। पूरा चैप्टर मत करो, एसेट का क्लासिफिकेशन, एसएमए, विलफुल डिफॉल्टर्स वाला सिर्फ टेबल कर लो आप। ओके, उसके बाद इंपॉर्टेंट लॉज रिलेटिंग टू रिकवरी ऑफ ड्यूज, ये इतना लंबा चैप्टर बनाया हुआ है, ये एक सिरदर्दी है ये चैप्टर को करना। इसमें एक्ट देखो कौन कौन से एक्ट हैं, कि सरफेसी एक्ट है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड है, उसका स्टार्टिंग में जो थोड़ा सा बेसिक्स है ना वो कर लो। पूरा पूरा एक्ट नहीं पढ़ना है, फायदा नहीं है, पढ़ भी लिया याद नहीं रहेगा। ठीक है, बेसिक्स ही करने हैं कि सरफेसी क्या कवर करता है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में क्या होता है, थोड़ा बहुत बेसिक देखना है। जो 5-5, 6-6 पेज दे रखे हैं हर उसको लेके एक्ट को नहीं पढ़ना है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी एंड बैंक गारंटी, टाइप्स ऑफ गारंटीज पढ़नी है आपने, टाइप्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी 2 पेज का चैप्टर है, इसको कर लो, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट में टाइप्स कौन से होते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट के, और डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं, ये आपको इसमें देखना है। ठीक है, और फिर लॉज रिलेटेड टू बिल फाइनेंस, इसमें भी क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्स देख लीजिए। प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस में से तो क्वेश्चन फंसने के बहुत चांसेस है कि ये आएगा, तो इसमें आप जब चैप्टर खोलती हो तो उसमें टारगेट, सब टारगेट्स दिए हुए हैं कि एग्रीकल्चर को कितना हमने पैसा देना है, हमने एमएसएमई वगैरह को कितना पैसा देना है, तो वो टारगेट्स करने हैं आपको। कैटेगरीज करनी है कि कौन सी कैटेगरीज होती हैं प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस में, तो किसको कितना टारगेट है कि कितना परसेंटेज देना है, वो परसेंटेजेस यहाँ पे आपको करनी है। एग्रीकल्चर फाइनेंस में किसान क्रेडिट कार्ड कर लो। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एमएसपी, इनके बेसिक्स कर लो, इनके बेसिक्स कर लेने आपको। उसके बाद एमएसएमई इंडिया में, एमएसएमई की क्लासिफिकेशन देख लेनी है कि माइक्रो किसको बोलते हैं, स्मॉल किसको बोलते हैं, मीडियम किसको बोलते हैं। ट्रेड्स कर लो, और पीएम स्वनिधि, इनके बेसिक्स कर लो कि कौन कवर होता है, किस पर्पस के लिए। ये ना हो कि स्वनिधि किस चीज के लिए आप पेपर में वो बता ना पाए, तो ये करना है। गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम में देखो बहुत सारी स्कीम है, एक बार तो रीड कर लो, लेकिन जो न्यूज में रहती है ना ज्यादा, उन्हें आप जरूर कवर कीजिए, जो न्यूज में रहती है। एसएचजी 2 पेज का चैप्टर है, पूरा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ना भी चाहो तो छोड़ दो, लेकिन ठीक है एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, ये 2-3 पेज पढ़ के आपका एक क्वेश्चन फंस रहा है तो कर लेना इसको। ठीक है, तो अब मैं आपको लिस्ट तो बता रही हूँ इतनी सारी कि ये कवर कर लो, वो कवर कर लो, तो खुद से अगर आप नहीं भी कवर कर सकते हैं तो ऑलमोस्ट ये जितने भी टॉपिक्स हैं मेरे सब्जेक्ट के, या फिर एएफएम में निशान सर हैं, आईईआईएफएस में सुरेंद्र सर हैं, तो हम हर रोज मंडे टू सैटरडे एक सीरीज चला रहे हैं जैफ्री ऑनलाइन क्लासेस में, जिसमें शाम को 7 बजे आप ऑफिस से आओ, 15-20 मिनट आप अगर हमें दे सकते हैं दीजिए, और यूट्यूब चैनल पे जाके इन वीडियोस को देख लो। जैसे एक दिन मैंने एलआरएस कवर किया हुआ है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम किया हुआ है, एचयूएफ क्या होता है, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप क्या होता है, ये सब हमने कवर किया हुआ है, और हर वीडियो के एंड में हम एमसीक्यूज भी करवाते हैं। तो अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं और कहीं पे फीस नहीं देना चाहते हैं, या आपको हेल्प की जरूरत है, या जिन टॉपिक्स में हेल्प की जरूरत है, तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। तो अभी हमें काफी टाइम हो गया इसको चलाते हुए, महीना 1.5 महीना, काफी सारी वीडियोस पड़े हैं चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हैं उनको, और आपको प्रिपरेशन में हेल्प मिल सकती है कि पहले टॉपिक पढ़ा, 4 एमसीक्यूज के, टॉपिक कवर्ड। ठीक है, तो फिर हम अब आगे बात करते हैं मॉड्यूल सी की। मॉड्यूल सी में एसेंशियल्स ऑफ बैंक कंप्यूटराइजेशन में नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी देख लो, और जो भी डेफिनेशन है बैंकिंग टेक्नोलॉजी में, जहां पे भी डेफिनेशन है ना वो कवर कर लो। ठीक है, फिर एडीसी डिजिटल बैंकिंग के अंदर है, एटीएम क्या होते हैं, टाइप्स इसके, व्हाइट लेवल एटीएम क्या होता है वो सब देख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कार्ड्स और नियो बैंकिंग ये पढ़ लेना। डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क में नेफ्ट, आरटीजीएस, स्विफ्ट और जो डेफिनेशंस है वो कवर कर लो। डिजिटल पेमेंट सिस्टम में पूरा चैप्टर करना है, एनपीसीए वाला पूरा चैप्टर करना है। टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स में आपको पता होना चाहिए होता क्या है, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, चैटबॉट्स क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, इनका मतलब पता होना चाहिए आपको। ओके, सिक्योरिटी कंसिडरेशन में वही डेफिनेशन, विशिंग क्या होता है, स्मिशिंग क्या होता है, मालवेयर क्या होता है, ये कवर करना है। ठीक है, और एथिक्स में छोड़ना नहीं है,
एथिक्स में आप, एथिक्स क्या होता है, वैल्यूज का क्या मतलब है, गोल्डन रूल क्या है, रेसिप्रोसिटी वाला वो पढ़ लेना। एथिकल डिलेमा का क्या मतलब है, इनसाइडर ट्रेडिंग, जॉब डिस्क्रिमिनेशन, विसल ब्लोइंग। कुछ ही नहीं करना, इन ये 5-7 चीजें कर जाओ एथिक्स में, ठीक है। अब अगर स्ट्रैटेजी की बात करें, स्किप कर दो न्यूमेरिकल को, 2-3 आते हैं, उन पे आप 2-2 3-3 घंटे लगाओगे, आए ना आए पेपर में कोई फायदा नहीं है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है स्किप कर दो न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। और मैंने ऑनलाइन देखा है बहुत से टीचर्स बोलते हैं कि ए और बी पढ़ते रहो, सी और डी स्किप कर दो। मेरा कहना है ए और बी को प्रायोरिटाइज करो, सी और डी को स्किप मत करो, ठीक है। अगर अब इनसाइडर ट्रेडिंग है, इनसाइडर ट्रेडिंग की डेफिनेशन बहुत आसान है, विसल ब्लोइंग की डेफिनेशन बहुत आसान है, एथिकल डिलेमा आसान है। तो ऐसा ना हो कि आप सी और डी इतना बुरे तरीके से स्किप कर दो कि जो बिल्कुल फ्री के नंबर है सी और डी में से वो भी आपको ना आए। अब नेटवर्क टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी क्या होता है, ये आसान है बहुत ज्यादा। तो बेसिक्स ऑफ सी एंड डी स्किप ना किए जाए, बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि 10 क्वेश्चन लगभग ऐसे होंगे जो बहुत आसान होंगे सी और डी में। तो 10 क्वेश्चन बहुत होते हैं, तो डोंट स्किप सी एंड डी। और नहीं कुछ होता आपसे सी एंड डी में, तो हमारे वो ऑनलाइन फ्री क्लासेस देख लेना, कुछ कुछ उसमें से कवर कर लो, फ्री इतना मटेरियल पड़ा है ऑनलाइन, उससे कवर करो, बट डोंट स्किप सी एंड डी, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, लॉजिक जहां पे लगता है लॉजिक लगा लो, एक बार लॉजिक से समझ लिया याद रह जाएगा। ऑब्वियसली बहुत कुछ है जहाँ पे क्रैमिंग है। अब एलआरएस है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, इसमें मैक्सिमम आप रेमिट कर सकते हो $2.5 लाख। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं लगना, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये तो अलग चीज है, लेकिन जहां पे कॉन्सेप्ट या लॉजिक लग सकता है वहां पे आप लॉजिक लगा के समझेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। हमेशा पीपीबी जब भी कवर करना है, पूरा का पूरा सब कुछ कवर करने की कोशिश नहीं करनी है, इस लिस्ट को फॉलो करो, कंफर्टेबली यू विल क्लियर, ठीक है। अब ये बेसिक्स है कि आरटीजीएस क्या होता है, नेफ्ट क्या होता है, ये आप कंफर्टेबली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशंस है कि ये आप लिस्ट पढ़ लो, और इसको पढ़ने से ही आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।